Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am Sumaira Yunus and I will teach you history. Today we will discuss about lecture number 7, chapter number 1, consolidation of British rule. में आज हम पढ़ेंगे इंडियन एक्ट कौंसिल एक्ट, इंडियन कौंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 एंड इंडियन कौंसिल एक्ट ऑफ 1892. है बिफोर गोइंग टू द एक्ट, इन एक्चुअल में इन एक्ट में जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली एक्ट होता क्या है. आपको पता है कि हम जो इससे पहले जो 18 मैंने एक एक्ट आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 था, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था एक्ट 1858 एक्ट जो है, एक्ट जो मैंने ब्रिटिशर ने बनाया था उसके बारे में पढ़ाया था. अब लेकिन इसके साथ उसका था एक्ट ऑफ 1858, ठीक है, ब्रिटिशर एक्ट ऑफ 1858. उसमें इंडियन का वर्ड नहीं यूज़ किया गया था. बनाया तो वो एक्ट इंडियंस के लिए था लेकिन उसमें कोई इंडियन पर्सन नहीं था, तो इसलिए जैसे उसका एक्ट ऑफ 1858 बोला गया. बट ये जो है वो इंडियन एक्ट ऑफ कौंसिल एक्ट ऑफ 1861 के इसमें इंडियन शामिल थे, तो डेट्स वाई इट्स कॉल्ड इंडियन कौंसिल एक्ट ऑफ 1861. है हम लोग यहाँ पे जाने से पहले तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगी. वो चीज़ें आपको पता होंगी तभी आपको जो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी आगे वो चीज़ें समझ आएंगी. पहली बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि एक्ट क्या आता है. वो एक्ट क्या होता है? एक्ट होता है आइन, उर्दू में इसे बोलते हैं आइन. आप लोगों ने सुना ही होगा. पहले मैं अपने आपको आपके मुल्क के हवाले से बताऊं. आपने सुना ही होगा कि जैसे आपके मुल्क है तो उसमें डिफरेंट आइन जो हैं वो अभी तक 3 आइन जो हैं वो पास हुए हैं. 50 आइन ऑफ 1956, उसके बाद 1962 और उसके बाद 1973. और अभी जो आपके मुल्क में आइन चल रहा है जिसके मुताबिक आपके लाज फॉर्मेशन हुई है और जिन लाज के तहत आपका मुल्क चल रहा है वो एक्ट ऑफ 1973 के मुताबिक चल रहा है, जिसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं. ऑलमोस्ट 22-23 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं. मतलब अमेंडमेंट्स का मतलब है कि कुछ लॉज को आप फॉर द टाइम बीइंग विद द सिचुएशन ऑफ टाइम, मतलब सिचुएशन को देखते हुए उन कवानीन को आप चेंज कर देते हो. तो तकरीबन 21 to 22 ऑलमोस्ट जो चेंजिंग्स हैं जो हमारे आइन में 22-23 चेंजिंग्स जो है वो हो चुकी हैं, ठीक है, जिसमें कुछ लॉज को हमने चेंज किया हुआ है. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो होती हैं. अब मैं आपको बताने लगी हूँ एक्ट होता क्या है. बेसिकली मैं थोड़ा सा ये आपके जो बुक है इसके अंदर जो आपको दिए गए हैं वो एक्चुअली उन्होंने 3-3, 4-4 पॉइंट्स उठा के दे दिए हैं. बैकग्राउंड नहीं दिया और उसके अलावा कुछ बेसिक्स नहीं बताई, इसलिए आप लोगों को थोड़ा एक्ट पढ़ने में थोड़ा सा होगा. इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको वो प्रॉब्लम ना हो और मैं इसी टाइम आपको ये समझा दूँ कि ये चीज़ें क्या हैं. पहली बात तो ये है कि एक्ट क्या होता है कि नंबर ऑफ लॉज combined together तो मैं एक एक्ट. जब नंबर ऑफ लॉज को हम इकट्ठा कर लेते हैं एक फ्रेमवर्क में तो वो आपका क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है. अब मैं एग्जांपल दूंगी कि कैसे. अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक्ट होता है. मैं छोटी सी एग्जांपल. बेटा कोई भी इंस्टीट्यूट होता है, कोई भी इदारा होता है, कोई भी जगह होती है, वो उसमें जब एक पूरा स्ट्रक्चर चलता है, एक पूरी टीम काम करती है, तो उस टीम के लिए जो है कुछ फार्मूलाज बना दिए जाते हैं, कुछ लॉज बना दिए जाते हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशन बना दी जाती हैं जिसके मुताबिक उसे चलना होता है. फॉर एग्जांपल मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट को ले लूँ तो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में क्या है कि यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ने कुछ हम टीचर्स के लिए पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं, कुछ हम आप स्टूडेंट्स के लिए पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं. अब मुझे जो काम करना होगा, मुझे उन पॉलिसीज़ के मुताबिक काम करना होगा. अगर मैं उनमें से किसी पॉलिसी को इग्नोर करती हूँ तो मेरे खिलाफ जो है एक्शन लिया जा सकता है. अब जैसे बीइंग अ स्टूडेंट आपके लिए भी कुछ पॉलिसीज़ बना दी गई हैं इदारे की तरफ से और आपका फ़र्ज़ है कि आप उन पॉलिसीज़ को जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट, मतलब उसका जो है
उस पर अमल करें। अगर आप उस पर अमल नहीं करेंगे, जो इंस्टीट्यूट ने आपके लिए पॉलिसीज़ बनाई हैं, तो डेफिनेटली आपके खिलाफ भी जो है वो उस एक्शन लिया जाएगा। इसी तरह से एक जो मुल्क होता है वो ऐसे तो नहीं चल जाता, मतलब एक मुल्क बना दिया, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बन गया, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऐसे तो नहीं चलेगी। वो कुछ मैनिफेस्टो बनाएगी, कुछ लॉज बनाएगी, कुछ कवानीन बनाएगी, और फिर सिटीज से जो कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ पे एक जो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाएगी, एक चीज़ें बनाएगी जिसके मुताबिक वहाँ के सिटीज़न को चलना पड़ता है। अगर कोई नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब वो जो लॉज बनाए जाते हैं, उन लॉज का एक पूरे के पूरे फ्रेमवर्क को आप क्या कहते हो, एक्ट कहते हो। अब मैंने लास्ट टाइम जो एक्ट आपको पढ़ाया था 1858 का एक्ट, उस 1858 के एक्ट में मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी। उसमें आपने देखा था कि पूरा का पूरी स्ट्रक्चर बॉडी जो थी वो ब्रिटिशर ही थे। अगर से ऊपर से रॉयल फैमिली लो तो ब्रिटिशर, जो बादशाह मलका जो थी, क्वीन जो थी वो ब्रिटिशर, उसके बाद जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिशर, उसके बाद वेस्टराय ऑफ इंडिया ब्रिटिशर, उसके बाद गवर्नर्स ऑफ डिफरेंट प्रोविंस ब्रिटिशर। बाकी पूरी की पूरी जो टीम थी, वो तमाम टीम जो थी वो ब्रिटिशर थे। वहाँ पे इंडियन एक पर्सन भी नहीं था। वो ठीक है, उससे पहले भी जो आइन बनाए गए, जिसमें 1833 का आइन शामिल है, 1773 का आइन है, उसमें कम्प्लीटली इंडियंस को जो है इग्नोर किया गया और किसी इंडियन को शामिल नहीं किया गया। जबकि पॉलिसीज़ किसके लिए बनाई जा रही हैं, इंडियंस के लिए। भाई इंडियंस के लिए पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, तो इंडियंस के जो प्रॉब्लम्स हैं वो यूरोपियन नेशन कैसे समझ सकती है, या इंडियंस के जो कस्टम एंड ट्रेडिशंस हैं वो यूरोपियन नेशन कैसे समझ सकती है। और एक थर्ड माइनॉरिटी, मतलब एक थर्ड पार्टी, हम इंडियंस के लिए किस तरह लॉज बना सकती है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। ये मतलब जाहिर सी बात है, वो लॉ बनाएगी तो वो जो उसको सामने नज़र चीज़ें आ रही होंगी वो उन चीज़ों को देखते हुए बनाएगी। वो इंटरनली इंडियंस की फीलिंग्स को, इंडियन के जज्बात को, इमोशंस को, उनके कस्टम्स वैल्यूज़ को वो नहीं जानते होंगे डिटेल में जितना कि खुद इंडियंस जानते हैं। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर इंडियंस का शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं आपको सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ा रही थी, तो सर सैयद अहमद खान के बारे में जब मैं आपको पढ़ा रही थी, काजीज़ ऑफ इंडियन रिवोल्ट, असबाब बगावत हिंद, जो रसाला उन्होंने लिखा था, तो उसमें उन्होंने ये बात क्लियर की थी कि जो बेसिकली इंडियंस ने रिवोल्ट किया था वो इसी वजह से किया था कि जो भी गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसमें इंडियंस को शामिल नहीं किया जाता। कोई भी इंडियंस के लिए लॉज बनाए जाते हैं तो इंडियंस को शामिल नहीं किया जाता। तो आपके लिए ज़रूरी है, ब्रिटिशर हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि वो इंडियंस के लिए जब लॉज बना रहे हैं तो उसमें इंडियंस को शामिल करना, कुछ इंडियंस लीडर को शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज जो हम एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 पढ़ने जा रहे हैं, इसमें ये इस हवाले से बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि इन ब्रिटिशर आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर एंड आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, इंडिया में ब्रिटिशर की गवर्नमेंट के बाद ये पहला ऐसा एक्ट था जिसमें इंडियंस को क्या किया गया, शामिल किया गया था। इंडियन पीपल वर इंक्लूडेड इन गवर्नर जनरल काउंसिल। इंडियन पीपल were included in गवर्नर जनरल काउंसिल। वो अलग बात है बेटा कि जब इनको शामिल किया गया, तो सबसे पहले जब इनको शामिल किया गया था तो उनको नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पर शामिल किया गया था और इनको किसी किस्म का कोई राइट नहीं दिया गया था। शामिल तो उन्होंने कर लिया था। अब एक बात तो ये है कि दो तरह से आपकी असेंबली के अंदर जो मेंबर मौजूद होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक होता है नॉमिनेटेड होता है और दूसरा होता है इलेक्टेड।
नॉमिनेटेड जो होता है वो सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, वो सिलेक्टिव बेस पे होता है, और जो इलेक्टेड होता है वो इलेक्शन की बेस पे होता है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको इधर बता रही हूँ, इनको ज़रा माइंड में रखें। एक तो मैंने एक्ट का आपको बता दिया कि एक्ट क्या होता है, ठीक है, कि नंबर ऑफ लॉज कंबाइंड टुगेदर एंड मेक अ एक्ट, ठीक है। अब सेकंड मैंने आपको बताया गया है कि नॉमिनेटेड और इलेक्टेड में क्या होता है, सेलेक्टिव और इलेक्टेड। ये टर्म्स आगे यूज होंगी, इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ कि आप लोग जो हैं वो उसमें कंफ्यूज ना हो। अब पहली तो बात यह है कि ये पहला एक्ट था जिसमें इंडियन पीपल्स वर इंक्लूडेड इन गवर्नर जनरल काउंसिल, कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी उसमें पहली दफ़ा इंडियंस को शामिल किया गया। अब इंडियन को कहाँ पे शामिल किया गया, इंडियन को शामिल तो कर दिया गया था, लेकिन इंडियंस को इलेक्ट करके नहीं किया गया था, उनको नॉमिनेट किया गया था। और उनको नॉमिनेट क्यों किया, जो कि ऐसे लोगों को नॉमिनेट किया गया जो कि एक पॉपिट की तरह थे, मतलब उनको किसी किस्म का कोई राइट्स नहीं दिए गए, ना तो वो असेंबली के अंदर क्वेश्चन कर सकते थे, ना तो वो बजट के ऊपर डिस्कशन कर सकते थे, बस बराए नाम उन्होंने जाके वहाँ पे बैठना था और रिप्रेजेंटेशन देनी थी कि भाई इंडियंस भी कौंसिल के अंदर मौजूद हैं। लेकिन उनसे किसी किस्म की ना तो बजट के डिस्कशन में उनसे किसी किस्म की राय ली जाती थी, ना तो उनको क्वेश्चन करने का राइट था। असेंबली के अंदर आपने ये आप लोग देखते होंगे ना, आपकी जो ये कौमी असेंबली की कौन होती हैं, प्रोविंशियल असेंबली की जो इजलास होते हैं, इन इजलास में बाकायदा जो अपोजिशन होती है, वो जो हमारे मिनिस्टर होते हैं या उनसे खड़े होकर क्वेश्चंस करती है, फिर हमारे जो मिनिस्टर होते हैं वो उनके आंसर देते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, ये पूरी एक डिस्कशन होती है, डिबेट होती है। लेकिन जो ब्रिटिश असेंबली थी, जो मतलब उस टाइम इंडियन कौंसिल गवर्नर जनरल की असेंबली थी, गवर्नर जनरल की असेंबली के इजलास में कुछ लोग ऑफिशियल थे, जो ऑफिशियल लोग थे, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल लोग थे। अब ऑफिशियल कौन थे और नॉन ऑफिशियल कौन थे, और कुछ नॉन ऑफिशियल थे। अब मैं आपको इधर बताऊं कि ऑफिशियल कौन थे। ऑफिशियल जो थे वो ब्रिटिशर के अपने लोग थे, ठीक है, ब्रिटिशर थे, और जो नॉन ऑफिशियल थे वो इंडियंस थे। अब जो ऑफिशियल थे वो ब्रिटिश के वहाँ पे सिलेक्ट हुए वो उनके अपने बंदे थे, ठीक है, और जो ऑफिशियल की तादाद थी वो नॉन ऑफिशियल से जो थी वो ज़्यादा थी। और अगर नॉन ऑफिशियल से, वैसे तो इस एक्ट के तहत नॉन ऑफिशियल को तो किसी किस्म का कोई राइट ही नहीं दिया गया था, उनसे तो किसी किस्म की राय नहीं ली गई थी, लेकिन उससे जो ऑफिशियल हैं जो वही डिसीजन करते थे, वही होता था। अब मैं आपको इधर से जो आपकी बुक के अंदर, ये तो मैं कुछ बैकग्राउंड आपको बता रही थी, कुछ चीज़ें ये आपकी बुक के अंदर नहीं लिखी हुई, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी था। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपको एक्ट की समझ नहीं आएगी कि बेसिकली एक्ट क्या है। तो 1861 अंडर दिस एक्ट द इंडियन पीपल वर इंक्लूडेड इन गवर्नर जनरल काउंसिल, के जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें पहली दफ़ा इंडियन लोगों को शामिल कर दिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू ग्रास रूट लेवल स्टार्टेड। खैर उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है ये ज़रा मैं आपको बता दूँ। जो बेटा आपका एक्ट 1733 था, 1733 जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे बना था, ठीक है, उस एक्ट में क्या किया गया था कि जो आपका बम्बे और मदारस था, मतलब जो बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और जो वहाँ का गवर्नर जनरल था उसको इंडिया का जो है गवर्नर जनरल बना दिया गया था। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और जो बंगाल का सिर्फ गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब ये क्या हुआ कि जो इंडिया का गवर्नर जनरल था वो डायरेक्ट किसकी पॉलिसीज, मतलब जो बम्बे और मदारस ये दो प्रोविंस थे, आपको पता है हर स्टेट के पास कुछ अथॉरिटीज़ होती थी, मतलब हर प्रोविंस के बाद वो अपनी पॉलिसीज़ जो है वो खुद उसके फार्मूलेट करता था। अब बम्बे और मदारस से हर किस्म का राइट ले लिया गया था, बम्बे और मदारस से हर किस्म का राइट ले लिया गया, तो तमाम के तमाम राइट्स उनको, उनके लिए जो लाज लेजिस्लेटिव असेंबली में जो उनके लिए लाज बनाए जाते थे वो कौन बनाता था, गवर्नर जनरल बनाता था।
तो उस पे बम्बे और जो मदारिस के लोग थे वहाँ, वो लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एतराज़ किया। तो एक तो पहला स्टेप ये हुआ कि बराए नाम ही सही, लेकिन इंडियन पीपल जो हैं वो गवर्नर जनरल काउंसिल में, जो इंडियन लेजिस्लेचर काउंसिल है, उसमें कम से कम इंडियंस को शामिल कर दिया गया था, चाहे नाम से ही किया था, अभी कोई उनको राइट्स नहीं दिए गए थे, लेकिन उनको शामिल कर दिया गया था। ये एक गुड स्टेप था। सेकंड स्टेप जो था वो डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने आपको बताया कि 1773 में बम्बे और मदारिस प्रोविंस से हर किस्म का राइट ले लिया गया था। उनके जो लाज थे किसी और प्रोविंस में बैठ के किसी और प्रोविंस का गवर्नर जनरल बनाता होता था। तो इस बात जो 1861 एक्ट में एक और गुड स्टेप ये लिया गया कि बम्बे और मदारिस को दोबारा से लेजिस्लेचर, जो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, उसमें लॉ बनाने की इजाज़त दे दी गई। तो उनकी जो पावर थी उसको दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया। तो ये दूसरा अच्छा स्टेप था 1861 एक्ट का कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ बम्बे एंड मदारिस वर पार्शली अलाउड टू लेजिस्लेट। लेजिस्लेट क्या होता है? लेजिस्लेट होता है जो लॉ बनाती है, ये लेजिस्लेचर असेंबली होती है, लेजिस्लेट लॉज बनाना, फॉर्मिंग ऑफ लॉ। ठीक है, लेजिस्लेट होता है कि जो आपके लॉ बनाती है असेंबली, उसको कहते हैं। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ बम्बे एंड मदारिस वर पार्शियली अलाउड टू लेजिस्लेट। वायसराय वुड अप्रूव द लॉज ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब लॉ वो बनाएंगे, लेकिन फाइनल अप्रूवल के, जैसे हमारा बजट पास होता है तो फाइनल, या कोई भी बिल पास होता है तो फाइनल अप्रूवल प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है। इसी तरह से बम्बे और मदारिस में लॉज तो उनको लॉ बनाने की इजाज़त दी गई, लेकिन उनकी लॉ जब बनेगा तो फाइनल अप्रूवल का साइन जो है वायसराय ऑफ इंडिया करेगा। ठीक है, उसके बाद रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ एनी कम्युनिटी और फॉरेन अफेयर वर टू बी प्रेजेंटेड फॉर पीरियड अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। आगे है द गवर्नर जनरल वाज गिवन पावर टू नॉमिनेट एट लीस्ट 6 और मैक्सिमम 12, कम से कम 6 और मैक्सिमम 12 मेंबर्स जो हैं वो काउंसिल के अंदर जो है वो शामिल कर दिए जाएंगे, और उनमें से हाफ मेंबर जो होंगे वो नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे। ठीक है, ये था हमारा 1861 का एक्ट। ठीक है, 1861 के एक्ट में बेसिक 3 चीज़ें आपने याद करनी है। एक चीज़ बेटा आपने ये याद करनी है कि ये इस एक्ट की इम्पोर्टेंस ये है कि सबसे पहले जो इससे पहले जो इतने भी ब्रिटिशर के आने के बाद जो एक्ट बनाए गए थे उनमें इंडियंस को शामिल नहीं किया गया था। तो ये पहला एक्ट था ब्रिटिशर इरा का जिसमें इंडियंस को शामिल कर दिया गया था, जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर, जो इंडियंस के लिए लॉ फॉर्मेशन करती थी उस काउंसिल के अंदर जो है उसको शामिल कर दिया गया। सेकंड जो इसमें ये है कि बम्बे और मदारिस हमारे 2 प्रोविंस सब कॉन्टिनेंट के थे जिनसे हर किस्म का राइट ले लिया गया था, और उन प्रोविंसेस की जो लॉज बनाए जाते थे किसी और प्रोविंस का गवर्नर जनरल या इंडिया का गवर्नर जनरल बनाता था, जो वहाँ के लोगों के जो मसले मसाइल थे उनको नहीं समझते थे। तो 1861 के एक्ट के तहत इन दोनों प्रोविंसेस की पावर को दोबारा से रिस्टोर किया गया, इनको पावर दी गई और इनको लॉज बनाने की इजाज़त, अपने प्रोविंस के लिए लॉ बनाने की इजाज़त दी गई। और तीसरी जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इंडियंस के जो है मेंबर्स जो हैं उनकी तादाद को इसमें 1861 से पहले जो है जो हमारे कौंसिल के मेंबर थे वो लेस थे, मतलब 4 और थे, अब जो है उनको इंक्रीज़ करके 6 to, पहले 4 थे, 4 to 1 5 करके, फिर जो दूसरे कौंसिल प्रोविंशियल कौंसिल थे उसके 6 to 12 जो है इनकी वो बनाती मेंबर जो है वो इनको इंक्रीज़ कर दिए गए। अब जो हम बात करेंगे इंडियन कौंसिल एक्ट 1892, उसकी बात करेंगे हम लोग। 1892 के एक्ट के बैकग्राउंड में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जो 1892 का एक्ट है उस वक्त तक काफ़ी रेवोल्यूशंस जो हैं वो आ चुकी थी। इंडियंस को भी काफ़ी चीज़ों की जो है समझ
आना शुरू हो गई थी। उससे पहले सबसे जो बड़ी बात हुई थी वो ये कि एक जो पार्टी बन गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसकी जगह में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई थी, ठीक है। और कब बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस? 1885 में बनी थी। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले, उससे पहले मुसलमानों को तो सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले जो है एजुकेशन हासिल करने पे उन्हें कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस जो है वो पहले एजुकेशन पे करें, जब आप एजुकेशन हासिल कर लेंगे तो देन पॉलिटिक्स में आप लोग शामिल हो। तो खैर इंडियन जो थे वो तब तक ये जो 1861 के बाद वो काफ़ी चीज़ें उनको जो है समझ आ गई। जब असेंबली में कुछ बंदे जो इंडियंस बिठाए हुए थे उनका जो रोल होता था 1861 में वो यही होता था कि वायसराय ने यस किया तो उन्होंने यस किया, वायसराय ऑफ इंडिया ने नो किया तो उन्होंने नो किया। उन्होंने अपनी इंडियंस की किसी किस्म की कोई डिमांड सामने नहीं रखनी, उन्होंने इंडियंस के राइट्स के बारे में किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी। वो मतलब ब्रिटिश और गवर्नमेंट के जो है जी हजूरी करने में ही लगे हुए थे, ठीक है। तो लेकिन जब वहाँ के जो इंडियंस लोग हैं, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, पहले तो एकदम एक इतना बड़ा रेवोल्यूशन आ गया था कि 1857 की जंग हुई थी और 1861 में तो उनको अभी कुछ चीज़ें समझ ही नहीं थी। उन्हें तो इंडियंस को अभी ये समझ ही नहीं आई थी कि हमारे साथ हुआ क्या है। ये एकदम हमारे पे एक थर्ड माइनॉरिटी कुछ 1000 ऑफ पीपल आए और उन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत करना शुरू कर दी। तो वो तो अभी उस टाइम में कुछ चीज़ें उनके अंडरस्टैंड में, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, डिके टू डिके, उनको चीज़ें समझना आना शुरू में आ गई। स्पेशली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में कुछ हिंदू लीडर थे, कुछ उसमें मुस्लिम भी शामिल थे, उनमें कुछ हमारे ऐसे लीडर थे जिनको बहुत अच्छी तरह से पॉलिटिक्स समझ आ गई ब्रिटिशर की, और उन्होंने फिर जो है ब्रिटिशर पे जो है उनको फोर्स करना शुरू कर दिया, कि हमें जो है वो ना सिर्फ हमारे नंबर बढ़ाए जाएं कौंसल के अंदर, जो कि लेजिस्लेटिव कौंसल है उसके अंदर ना सिर्फ ब्रिटिश इंडियंस के नंबर बढ़ाए जाएं, बल्कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन करने का भी राइट्स दिया जाए, हमें बजट को भी डिस्कस करने के राइट्स दिए जाएं, और हमारे चूँकि ये हम लोगों के लिए, हम इंडियंस के लिए लाज बनाए जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो शमूलियत होनी चाहिए वो इंडियंस लोगों की होनी चाहिए, ना कि ब्रिटिशर की होनी चाहिए। अब इसमें कुछ ऐसा हुआ था कि ब्रिटिशर ने इनकी ये तमाम चीज़ें तो नहीं, डिमांड्स तो, और दूसरी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सबसे बड़ी डिमांड थी वो ये डिमांड थी कि इलेक्शन होने चाहिए, कि इलेक्शन के तहत इलेक्ट करके मेंबर्स जो हैं वो सिलेक्ट करने चाहिए। खैर उन्होंने डायरेक्ट एक्शन को तो ब्रिटिशर ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन को जो है उन्होंने अप्रूव किया। और उस इनडायरेक्ट इलेक्शन के तहत क्या हुआ, एक तो उन्होंने कहा कि इन 1892 द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अनदर एक्ट नोन एज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 द साइलेंट फीचर्स आर एज वेल। अकॉर्डिंग टू 1892 एक्ट, मेंबर ऑफ म्युनिसिपल कमेटी and representative of business communities were nominated in the central and provincial council. These nominated member would take part in legislative process. अच्छा, पहली बात यह है कि मैंने आपको बताया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिशर से ये कहा था कि हम लोगों को डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे शामिल कर दिया जाए, यहाँ की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में डायरेक्ट इलेक्शन के तहत शामिल किया जाए, इलेक्शन करवाए जाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को जो है वो लेजिस्लेटिव और प्रोविंशियल काउंसिल में जो है वो शामिल किया जाए। अब मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगी, ये ज़रा समझें। एक आपकी है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और दूसरी है आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये अब मैं दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगी, ये क्या चीज़ें हैं। आपको बेसिकली इनकी टर्म्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेजिस्लेटिव
काउंसिल। अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है कि हर प्रोविंस, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आपके मुल्क के अंदर, मैं आपके मुल्क के एग्जांपल दूंगी कि आपके मुल्क के अंदर कुछ लॉज फॉर्मेशन होती है आपकी पार्लियामेंट के अंदर और कुछ होते हैं आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है। प्रोविंस आपके कितने हैं? 4 हैं, सिंध है, KPK है, उसके अलावा पंजाब है और बलोचिस्तान है। और वैसे जो हैं दूसरे जो हैं वो उसमें आपकी सेंट्रल हुकूमत में क्या आ जाता है, आपकी सेनेट आ जाती है, 2 हाउसेज आ जाती है, सेनेट आ जाती है और MNAs आपकी नेशनल असेंबली होती है। अब जो नेशनल असेंबली और सेनेट है वो आपकी लॉज फॉर्मेशन करती है सेंट्रल लेजिस्लेटिव उसमें, और जो आपकी दूसरी हैं वो आपके प्रोविंशियल लेवल पे जो है वो फॉर्मेशन करती हैं, मतलब जो आपके ये पंजाब के अपने एक अलग होगा इस तरह से। अब इंडिया में भी ऐसे था कि इंडिया में 2 थे प्रोविंसेस के जो लॉज बनते थे, प्रोविंसेस के अंदर के लॉज बनते थे, जैसे मैंने ऊपर मदारिस और बम्बे की किया, वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर बनाते थे। जो पूरे के पूरे इंडिया के लिए लॉज बनाए जाते थे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बनाए जाते थे। तो दोनों के मेंबर जो हैं वो, दूसरी बात है कि नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर वाज इंक्रीज इन द काउंसिल। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एक उनसे ये बार बार ये डिमांड थी कि इंडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया जाए, तो उन्होंने नॉन ऑफिशियल मेंबर की तादाद तो इंक्रीज़ कर दी, लेकिन उधर से उन्होंने अपने जो लोग थे ऑफिशियल मेंबर की तादाद भी इंक्रीज़ कर दी। तो अभी भी इंडियन एक्ट 1892 में इंडियन जो थे वो वो नॉन ऑफिशियल की मर्जी के खिलाफ भी जो लॉ पास करवाना चाहते थे तो ब्रिटिशर पास करवा लेते थे, क्योंकि ऑफिशियल मेंबर की तादाद उनके पास ज़्यादा थी नॉन ऑफिशियल से। उसके अलावा नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर आर इंक्रीज इन द काउंसिल, द नंबर वार इंक्रीज टू 16 इन सेंट्रल काउंसिल। फॉर स्मॉल एंड बिग प्रोविंस काउंसिल द नंबर वार इंक्रीज टू 15 and 20 रिस्पेक्टिवली। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपल कमेटी, फार्मर एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स वर सपोर्टेड टू इलेक्ट द मेंबर ऑफ दिस काउंसिल। अच्छा, जो उन्होंने मेंबर सेलेक्ट किए थे, नॉमिनेट किए थे, वो आम किसी बंदे को, इंडियन को नहीं, उसके लिए प्रॉपर्टी आना बहुत ज़रूरी होता है, उसका असर व रसूख आना बहुत ज़रूरी होता है, उसका पावरफुल आना बहुत ज़रूरी होता है, या तो वो किसी स्टेट में किसी न किसी पोस्ट पे हो तभी वो हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा इंडियन 1892 का एक्ट। एक तो इसमें ये मैंने बताया कि उस टाइम तक इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसकी फॉर्मेशन हो चुकी थी, वो उनको इलेक्शन पे जो है वो फोर्स कर रही थी। सेकंड जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव और प्रोविंशियल काउंसिल में इंडियंस की तादाद को जो है इसमें बढ़ा दिया गया था। और अब जो बेसिक जो मेन बात मैं इधर छोड़ दी है, सॉरी, उसमें ये है कि अब इंडियन को ये राइट दे दिया गया था कि वो क्रॉस क्वेश्चनिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी टॉपिक जो वहाँ पे असेंबली के अंदर बजट डिस्कशन हो रही होती थी या रेवेन्यू के बारे में डिस्कशन या किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कशन हो रही होती थी, तो अब इंडियंस को कम से कम इतनी अथॉरिटी दी गई थी कि वो उसमें डिस्कशन कर सकते थे, लेकिन उस पर सवाल नहीं उठा सकते थे, मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते थे, उस पर डिबेट नहीं कर सकते, अगले से पूछ नहीं सकते थे, बस एक दफ़ा जो है उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन करने की या डिस्कशन करने की उनको इजाज़त थी। तो बेटा ये था हमारा कि 1892, और उसमें ये कंपैरिजन ये है 61 में कि मेंबर उसमें कम थे, इसमें मेंबर इंक्रीज़ कर दिए गए। सेकंड ये है कि उसमें मेंबर्स को किसी किस्म का राइट नहीं दिया गया था, इसमें मेंबर को जो है वो थोड़ा सा राइट दे दिया गया। तीसरा ये है कि उसमें 1861 के एक्ट में क्या था कि जो लोग थे, मतलब उनको राइट नहीं दिया, तो वहाँ पे इलेक्शन का किसी किस्म की कोई टर्म नहीं यूज़ हुई थी, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है उसके हवाले से बात हुई है। तो बेटा ये हमारे 2 एक्ट थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। और आप लोगों को अगर इससे रिलेटेड किसी कोई चीज़ समझ, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, डेफिनेटली आपको थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगी, लेकिन अगर आपको किसी भी इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, थ्रू कमेंट आप मुझसे उसका आंसर ले सकते हैं। कॉल के ज़रिए जो मेरे इस टाइम नंबर चल रहा होगा, इस पे आप कॉल करके भी मुझसे आंसर पूछ सकते हैं, मुझसे आप लोग कमेंट के थ्रू भी आंसर पूछ सकते हैं। और इसके हवाले से मैं डायरी देना चाहूँगी, तो डायरी मेरी होगी इस टॉपिक से रिलेटेड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 1, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, लर्न।
ओके, इसको लिख के याद करना है। बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफिज़।